Combinations. Groups or selections are called combinations. Groups or selections are called combinations. Permutation में क्या कहा था? Arrangements are called permutations. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं वह भी कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बेसिकली डिफरेंस है क्या, या हम किसी क्वेश्चन को रीड करते समय ये कैसे डिसाइड कर लें कि हमें इस क्वेश्चन में परमुटेशन लगाना है, इस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन लगाना है। देखिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में डिफरेंस करने के लिए केवल एक स्टेटमेंट यूज होता है, वह है arrangements are called permutations and groups or selections are called combinations. दूसरा कोई स्टेटमेंट ही नहीं है इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए। प्रैक्टिकली समझते हैं कि क्या है परमुटेशन और क्या है कॉम्बिनेशन। फर्स्ट रो में मान लें 5 स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनका हमें अरेंजमेंट करने के लिए कहा गया है। ध्यान दें, फर्स्ट रो में जो 5 स्टूडेंट्स बैठे हैं वो 5 प्लेसेस पर बैठे हैं। उन्हीं 5 स्टूडेंट्स के उन्हीं 5 प्लेसेस पर बैठने के जो डिफरेंट पॉसिबल ऑर्डर्स डिफाइन करेंगे, दिस इज कॉल्ड परमुटेशन। परमुटेशन में ऑब्जेक्ट्स वही रहेंगे, प्लेसेस भी वही रहेंगे, केवल उनके ऑर्डर्स चेंज होते चले जाएंगे। ये परमुटेशन होता है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? ग्रुप्स और सेलेक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन। मीनिंग ये कि जो 5 स्टूडेंट्स फर्स्ट रो में बैठे थे, अगर हमने उसमें से 3 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करना है तो जिन 3 का सिलेक्शन करना है वो हमने वहां से उठाया और उस जगह कर दिया जहां हम 3 का सिलेक्शन चाहते थे। तो मीनिंग ये, परमुटेशन में वो ऑब्जेक्ट्स हमेशा वहीं रहते हैं जहां पहले थे, केवल उनके ऑर्डर्स चेंज हो गए। और कॉम्बिनेशन में वो ऑब्जेक्ट्स वहां नहीं रह जाते जहां पहले थे। जैसे 5 स्टूडेंट्स थे, हमें 3 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करना है, तो हम 5 स्टूडेंट्स में से 3 का सिलेक्शन वहां हमने कर दिया जहां वो 3 का सिलेक्शन हम चाहते थे। अब हम इसे स्टेटमेंट को 2 तरह से कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि हमने उस जगह 3 स्टूडेंट्स का नया ग्रुप फॉर्म किया, या हम ये भी कर सकते हैं कि 5 स्टूडेंट्स में से हमने 3 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया। दोनों की मीनिंग एक ही है। तो कहीं भी अगर आपको ग्रुप फॉर्म करने या सिलेक्शन करने के लिए कहा जाए तो वहां आप कॉम्बिनेशन लगा दें, और अगर अरेंजमेंट करने के लिए कहा जाए तो वहां परमुटेशन लगा दें। किसी भी क्वेश्चन में दिए गए स्टेटमेंट में हम इसी के बेस पर डिफरेंस करते हैं कि किस क्वेश्चन में हमें परमुटेशन लगाना चाहिए और किस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन लगाना चाहिए, और कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन जरा सोचो थोड़ी देर के लिए कि अगर फर्स्ट रो में मान लें 10 स्टूडेंट्स बैठे, फर्स्ट रो किसी एक क्लासरूम की है, उसमें 10 स्टूडेंट्स बैठे, बाहर मुझे 4 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करना था। तो अब कितने तरह से 4 का सिलेक्शन हम कर सकते हैं, जरा देखें। या तो हम बीच में से 4 का सिलेक्शन कर लें, 4 स्टूडेंट्स को निकाल कर बाहर कर दें। दूसरा तरीका यह है, लेफ्ट कॉर्नर से हमने 4 का सिलेक्शन कर लिया, राइट कॉर्नर से हमने 4 का सिलेक्शन कर लिया, 3 हो गए। एक सेंटर से, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। चलो भाई ठीक है, एक हमने लेफ्ट से लिया, एक राइट से लिया, 2 सेंटर से लिया, अब भी 4 का सिलेक्शन हो गया। और एक सेंटर से लिया, 2 लेफ्ट से लिया, एक राइट से लिया, अब भी सिलेक्शन हो गया 4 का। एक सेंटर से लिया, 2 राइट से लिया, एक लेफ्ट से लिया, अब भी 4 का सिलेक्शन हो गया। कुछ और, हम कुछ और सोच सकते हैं, 2-4 और, उसके बाद हमारा पेन रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट कोई भी कभी भी ये बता ही नहीं सकता कि 10 में से 4 का सिलेक्शन होगा कितने तरह से, ये कोई बता ही नहीं सकता। हम कुछ एक काउंट करके जो पॉसिबल होगा वो हम कर देंगे, लेकिन एग्जैक्ट कितने होने चाहिए वो नहीं बता सकते। तो इसके लिए कॉम्बिनेशन का एक फार्मूला बताया गया। ये माना जाता है कि उस फार्मूले से जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, एग्जैक्ट उतने ही तरह से हम 10 में से 4 का या किसी टोटल में से कुछ का सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन के उस फार्मूले को बताने से पहले कॉम्बिनेशन की एक मॉडिफाइड डेफिनेशन दी गई। डेफिनेशन पहले सुनते हैं। द डिफरेंट ग्रुप्स और सिलेक्शंस व्हिच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम एट ए टाइम। एक बार फिर सुने। द डिफरेंट ग्रुप्स और सिलेक्शंस
अभी भी हम सिलेक्शन को ही कर रहे हैं। द डिफरेंट ग्रुप्स और सिलेक्शंस ऑफ द गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम एट ए टाइम। सिलेक्शन हमें करना है टोटल में से कुछ का या सभी का। कुछ का सिलेक्शन करें या सभी का सिलेक्शन करें, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान ले एक कोई बॉक्स है, उस बॉक्स में 10 बॉल्स रखे हुए हैं, दूसरा बॉक्स एक खाली है। फर्स्ट बॉक्स में से मैंने 3 बॉल्स निकाला, दूसरे बॉक्स में डाल दिया। हमने यहां क्या किया, सेकेंड बॉक्स में हमने 3 बॉल्स का नया ग्रुप फॉर्म किया, या 3 बॉल्स का हमने सिलेक्शन किया है पहले बॉल्स में से, पहले बैग में से दूसरे बैग के लिए। यह भी पॉसिबल है कि फर्स्ट बैग में से हमने 5 बॉल्स का सिलेक्शन किया होता। यह भी पॉसिबल था हमने फर्स्ट बैग में जितने 10 बॉल्स रखे थे सभी के सभी हमने सेकेंड बैग में डाल दिए। तो मीनिंग ये, जितने टोटल दिए गए थे उसमें से कुछ का आप सिलेक्शन करें या सभी का सिलेक्शन करें, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। सिंबॉलिकली एनसीआर डिनोट्स द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, सी रिप्रेजेंट करता है कॉम्बिनेशन को, ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स बाय टेकिंग आर एट ए टाइम। हमने एज्यूम किया कि एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और आर का हमने सिलेक्शन किया है। ध्यान रहे, जितने टोटल होंगे वह एन के जगह पर, और जितने का सिलेक्शन आप चाहते हैं वह आर के लिए, और इसका फॉर्मूला यूज करते हैं एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। जितने टोटल हो वह एन के जगह पर, जितने का सिलेक्शन आप चाहते हैं वह आर के लिए होना चाहिए। अब अगर एग्जांपल वही है, 10 ऑब्जेक्ट्स में से 3 का सिलेक्शन, तो कितने तरह से हो सकता है देखते हैं। क्योंकि हम सिलेक्शन करना चाहते हैं मीनिंग कॉम्बिनेशन, टोटल 10 और इसमें से 3 का, तो लिखने का तरीका है 10C3, और 10C3 को अगर फार्मूलेस के अकॉर्डिंगली फिलअप करें तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज हैं हमारे पास, एक 3 फैक्टोरियल दूसरा 7 फैक्टोरियल। हमें 10 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना चाहिए, 10, 9, 8, 7 पर अगर ब्रेक कर दें तो ये जो डिनोमिनेटर का 7 फैक्टोरियल है ये कैंसिल हो सकता है, और 3 फैक्टोरियल को हम यहां एक्सपेंड कर देंगे, तो 7 फैक्टोरियल एक दूसरे से कैंसिल, 3 3 9 और 2 4 8, तो यह हुआ 4 3 12 इंटू 10, 120। 120 वे से हम 10 में से 3 का सिलेक्शन कर सकते हैं। जरा सोचिए कि क्या अगर ये फार्मूला नहीं बताया गया होता तब भी हम ये कर पाते? शायद नहीं। 120 तरीके से शायद हम 2 कर लेते, 5 कर लेते, 10 कर लेते, और कॉन्सेंट्रेट कर लेते, कुछ और कर लेते, लेकिन एग्जैक्ट 10 में से कितने का 3 के सिलेक्शन में कितने तरीके से कर सकते हैं विदाउट फार्मूला? शायद नहीं कर पाते। तो इसलिए अब हम जहां भी हमें सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा, जब भी हमें सिलेक्शन करना होगा, हम इसी फार्मूले को यूज करेंगे, एग्जैक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन में हम केवल इसी फार्मूले को यूज नहीं करेंगे, कुछ और भी फार्मूले इसमें। लेकिन क्वेश्चन ये रेज होता है कि वो जो फार्मूलेज हैं वो कब और कहां यूज किए जाएंगे। तो एक दूसरा फार्मूला जो कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है वह है NCR इक्वल टू NCN माइनस आर। तो क्वेश्चन ये रेज हुआ कि भाई ये भी कॉम्बिनेशन है, ये भी कॉम्बिनेशन है, फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है और लगाएंगे कहां? पहले फार्मूले से ये तो हमने क्लियर कर दिया कि अगर किसी भी क्वेश्चन में टोटल में से कुछ का या टोटल का सिलेक्शन करने के लिए कहा जाए तो हम इसी फार्मूले को अप्लाई करते हैं। ये तो समझ में आ गया, हमने आंसर फाइंड कर लिया। तो ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे NCR इक्वल टू NCN माइनस आर? ये फार्मूला हम उस केस में ही अप्लाई करते हैं जब कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आपको LHS RHS की इंफॉर्मेशन दी जाए और उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इक्वल हो, तो किसी एक अननोन की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार फिर सुने, अगर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड किसी क्वेश्चन में LHS RHS की इंफॉर्मेशन हो और उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इक्वल हो, यहां मैं ऊपर स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं, इफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स
आर इक्वल, उस केस में किसी एक अननोन की वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला अप्लाई कर देंगे। एक एग्जांपल देखते हैं और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। मान लें क्वेश्चन में मैंने पूछा इफ 18CR इक्वल्स टू 18CR प्लस 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें फर्स्ट फार्मूला लगाना चाहिए या सेकेंड? इसके लिए ध्यान दें, फर्स्ट फार्मूला हम उस केस में ही लगाते हैं जब टोटल में से हमसे कुछ का सिलेक्शन करने के लिए कहा जाए। यहां तो हमसे नहीं कहा गया, तो जब यहां हमसे नहीं कहा गया और हम यहां देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एलएचएस आरएचएस की इंफॉर्मेशन है हमारे पास और उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी इक्वल है, तो अब हमने क्या किया देखें ध्यान से। अननोन की वैल्यू फाइंड करने के लिए एलएचएस में या आरएचएस में किसी एक साइड ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। चॉइस आपकी है, जो आपको इजी लगता है। मान लें हमने इस साइड फार्मूला अप्लाई किया, तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं 18C 18 माइनस आर, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंगली। ध्यान रहे एक साइड में ही फार्मूला लगाना है, दूसरा साइड एज इट इज यूज कर लें। और ये स्टेप करने के बाद क्योंकि टोटल ऑब्जेक्ट्स इक्वल हैं, तो जितने को लेकर आप ग्रुप फॉर्म करना वो इक्वेट कर दें। 18 माइनस आर इक्वल्स टू आर प्लस 2, तो 2R इक्वल्स टू 16, आर इक्वल्स टू 8, यही आंसर है। एक और एग्जांपल से देखते हैं, अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। मान लें किसी क्वेश्चन में कहा गया इफ NC8 इक्वल्स टू NC6 फाइंड द वैल्यू ऑफ NC2। ध्यान दें NC2 हमसे पूछा गया, लेकिन हम NC2 इजिली उस केस में कैलकुलेट कर सकते हैं जब हम n की वैल्यू निकाल लें। n की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है और वो इंफॉर्मेशन किस तरह से गिवन है भाई, LHS RHS की हमारे पास इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन में टोटल इक्वल है, तो हमें फर्स्ट नहीं सेकेंड फार्मूला लगा देना चाहिए। और इसको लगाने के लिए किसी एक साइड में आप फार्मूला लगा, दोनों साइड नहीं, चॉइस आपकी है। अगर आप RHS में मान ले फार्मूला लगाना चाहते हैं तो यहां लिख लेंगे NCn-6 इक्वल्स टू NC8। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्योंकि इक्वल है, तो जितने को लेकर आप ग्रुप फॉर्म करें वो इक्वेट कर लें। 8 इक्वल्स टू n-6, तो n इक्वल्स टू क्या होगा 14, यही आंसर है। और n इक्वल्स टू 14 आने के बाद हमसे पूछा तो गया है NC2 भी, n के जगह पर 14 अप्लाई कर दें तो 14C2 हो गया। और अब इस 14C2 को NCR के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लें, तो 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 14 माइनस 2, और 14 माइनस 2 होगा 12 फैक्टोरियल। अगर हम 14 को एक्सपैंड करें तो 12 तक ले जाएंगे, नीचे 12 फैक्टोरियल एज इट इज, 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1, ये कैंसिल करने के बाद 2 से 14 को कैंसिल किया 7, 13 इंटू 7 91 आंसर है। अच्छा, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि भाई इसमें हमने LHS में तो लगाकर दिखा दिया, RHS में तो दिखाया नहीं। कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं कि RHS से आंसर कुछ डिफर हो जाए? नहीं, कभी नहीं होगा। किसी एक साइड फार्मूला लगाएं, आंसर उतना ही आएगा। चेक कर ले, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो वह चेक कर सकता है। 18CR इक्वल्स टू 18CR प्लस 2 है, हमने RHS में फार्मूला लगाया तो क्या लिखेंगे 18C 18 माइनस R, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन, तो ये -2 हो जाएगा। और LHS में रहेगा 18CR, तो LHS में तो 18CR ही रखें और RHS में 18 माइनस R माइनस 2, ये हो जाएगा 16 माइनस R। क्योंकि टोटल इक्वल हैं तो R इक्वल्स टू जितने को लेकर ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं वह इक्वेट करें। R इक्वल्स टू होगा 16 माइनस R, 2R इक्वल्स टू 16, R इक्वल्स टू 8। मीनिंग ये आप LHS और RHS किसी एक साइड फार्मूला लगा दें, आंसर उतना ही पाएंगे। तो इसमें कंफ्यूजन ना हो कि हम एक साइड लगाएं या दूसरी साइड, हाँ एक ही साइड लगाना है, आपको यह ध्यान रखना चाहिए। कॉम्बिनेशन के और भी फार्मूलेस हैं, इन दोनों से हमने ये तो सीख लिया कि कब और किस केस में हमें क्या लगाना चाहिए। तो अगले फार्मूले में भी यही सीख लेते हैं कि वो फार्मूला हमें किस केस में लगाना चाहिए।
थर्ड फॉर्मूला n+1 CR इक्वल्स टू NCR प्लस NCR-1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है, डायरेक्ट फार्मूला भी। इस फार्मूले में RHS में 2 पार्ट्स हैं, और जो RHS में 2 पार्ट्स हैं उन दोनों पार्ट्स में n टोटल इक्वल है। एक पार्ट में अगर R होगा तो दूसरे पार्ट में एक R से कम होगा, मीनिंग R-1। और उस केस में जो LHS बनेगा वो क्या बनेगा, अगर यहां n है तो n+1 के साथ बनेगा, और जो R की वैल्यू होगी वही लिख दी जाएगी। एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, इस फार्मूले के लिए RHS में 2 पार्ट्स होने चाहिए। अब मान लें एक पार्ट मैंने लिखा है 13C4, तो दूसरे पार्ट में n तो इक्वल ही होना चाहिए 13C, जो यहां लिखा हो उसमें एक कम होना चाहिए, मीनिंग 3 यहां होना चाहिए। और अगर ऐसा कोई 2 पार्ट है RHS में तो लेफ्ट साइड क्या होना चाहिए, LHS क्या होना चाहिए, जितने यहां टोटल हैं उसमें एक प्लस कर दें, मीनिंग 14 कर दें, और C जो यहां R की वैल्यू है, क्योंकि ये तो R-1 है, R तो ये है, तो इसी को हमें लिख देना चाहिए। तो ये आपका फॉर्मेट उसी तरह से बनता है जिस तरह से ये फार्मूला है। तो अब फार्मूला तो बन गया, सेटिस्फाई भी हो गया। एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे, मैंने अभी कहा कि एग्जाम में इसका फार्मूला भी पूछा जा चुका है, और एग्जैक्ट इससे रिलेटेड फार्मूले को छोड़ने के बाद 6 ही बनते हैं। फार्मूले के साथ टोटल 7 क्वेश्चंस ही इस पर बनाए जा सकते हैं, इससे अधिक नहीं। तो देखें वो कैसे। एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है वो ये था, द वैल्यू ऑफ n+1 CR minus NCR-1 is equal to ऑप्शन ए NPR, B NCR, C R फैक्टोरियल, D N फैक्टोरियल। जरा देखें और बताने की कोशिश करें कि इसका आंसर क्या है। n+1 CR माइनस NCR-1, n+1 CR तो यही है, NCR-1 ये है, यहां बीच में माइनस हो गया, मीनिंग ये पोर्शन LHS में आ गया, तो बचा क्या, NCR ही तो बचा, बी ऑप्शन। लेकिन जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए कि अगर ये फार्मूला यहां से हटा दिया जाए और अब मैं ये क्वेश्चन पूछ लूं, तो शायद 50% स्टूडेंट्स जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि फार्मूला तो हमारे सामने है नहीं। अब ये वही स्टूडेंट्स बता सकते हैं जिसे फार्मूला लर्न हो कि RHS की एक पार्ट को LHS में ले जाने पर निगेटिव साइन के साथ क्या बचेगा, RHS में NCR बचेगा। यहां बताना क्यों इजी है, क्योंकि इसके ठीक ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, हमने देख लिया, आंसर बता दिया। तो एक तो यह है, इसको यहां हम शिफ्ट भी कर सकते हैं, इसको यहां लेते हैं, इसको यहां कर दें, तो एक तो हुआ फार्मूला जो एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, पूछा जा सकता है आगे भी। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो जरा देखें। मान ले मैंने पूछा इफ 100C5 इक्वल्स टू 99C5 प्लस 99CX, द वैल्यू ऑफ X इक्वल्स टू ऑप्शन ए 2B3C4 D5। सही आंसर क्या होना चाहिए, क्या देखें। मैंने कहा कि RHS में अगर 2 पार्ट्स हैं और उसमें टोटल इक्वल हैं, तो जो दूसरा पार्ट होगा उसमें R एक कम लिया जाएगा। तो यहां RHS में 1 में X लिखा हुआ है, यहां अगर 5 है तो X की वैल्यू तो 5 - 1 होनी चाहिए ना, तो मीनिंग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ये हुआ 4। एक क्वेश्चन तो ये हुआ, मैंने X की जगह पर 4 लिख दिया, यहां मैंने कर दिया X। अब क्या होना चाहिए भी, एक पार्ट में अगर 4 है, अब क्योंकि यहां तो 5 ही है, ये बड़ी वैल्यू है R, तो यहां क्या होना चाहिए, यहां तो बड़ी वैल्यू ही होनी चाहिए ना, क्योंकि अगर यहां 4 होता तो यहां 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या हो गया आंसर 5। ध्यान दें ये चेंज भी हो सकता था अगर मैं ये 4 कर दूं, क्योंकि एक R इससे मैच होना चाहिए।
एक आर RHS का इससे मैच होना चाहिए। अब x 3 हो जाएगा, लेकिन मैं यहां 5 कर दूं तो यहां x 5 हो जाएगा, क्योंकि चेक करके देखें, जब भी आप इसे देखें तो वीडियो एक बार पॉज करके चेक कर लिया करें। यहां 5 एक पार्ट मैच होना चाहिए। देखें R दूसरा पार्ट R-1 होता है। यहां 5 यहां तो यहां 4 होता है। यहां मैंने 4 कर दिया, यहां x है। अब ये तो दो मैच हो गए, तो x इससे कम होना चाहिए, फिर तब 3 हो जाएगा। तो ये ध्यान रहे, यहां अब x की वैल्यू 3 होगी। क्वेश्चन चेंज कर दिया, यहां मैंने कर दिया 3, यहां कर दिया x, बिल्कुल सही। यहां 99, यहां 99 प्लस 1 100 हो जाएगा। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 इसमें किसी एक के जगह पर x लिख दिया जाएगा, और उसी x को कैलकुलेट करने के लिए आपको आपके 4 आंसर्स में 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। इसमें से एक आपको सिलेक्ट करना है सही आंसर के लिए। तो यह हुआ थर्ड फार्मूला कॉम्बिनेशन का। फोर्थ क्या है वो भी देखते हैं। NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। यह कॉम्बिनेशन का बेसिक फार्मूला है। अगर हम इस फार्मूले में देखें तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, ये फार्मूला तो हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या होता है इसके जगह पर NPR। तो अगर हम इस फार्मूले को सिंप्लीफाई करें तो ये लिखा जा सकता है NPR डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इक्वल्स टू NCR। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से r फैक्टोरियल इक्वल्स टू NPR डिवाइडेड बाई NCR। एक फार्मूला आ गया NPR डिवाइडेड बाई NCR इक्वल्स टू r फैक्टोरियल, मीनिंग रिलेशंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। Relations between permutation and combinations. NPR divided by NCR equals to R factorial। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की वैल्यू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाए तो आपको इसी फार्मूले को लगाना चाहिए। अगर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड किसी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी जाए तो इसी फार्मूले को लगाना चाहिए। एक एग्जांपल, मान ले मैंने किसी एक क्वेश्चन में कहा इफ NPR इक्वल्स टू 720 एंड NCR इक्वल्स टू 120 फाइंड द वैल्यू ऑफ R, ये पूछा। अब क्योंकि NPR और NCR कम दोनों की इंफॉर्मेशन हमारे पास इवन है, तो हमें इसी फार्मूले को लगाना चाहिए। और अब अगर इस फार्मूले को लगाया जाए तो NPR के जगह पर लिखेंगे 720 डिवाइडेड बाई NCR के जगह पर 120 इक्वल्स टू R फैक्टोरियल, क्योंकि फैक्टोरियल के साथ है R फार्मूले में। यहां इसे सिंप्लीफाई करने के बाद आता है 6 इक्वल्स टू R फैक्टोरियल। अब हमसे तो R पूछा गया है ना, अगर ये क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा गया होता तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस इस तरह से होते। सिक्स 5 4 3। बहुत सारे स्टूडेंट्स R की वैल्यू के लिए यहां 6 सेलेक्ट करेंगे। और ये बात मान लें कि मैंने पहले भी आपको बता रखा है, जो स्टूडेंट से नॉर्मल गलतियां होती हैं उससे रिलेटेड जो आंसर आता है वह आपको पहले दूसरे ऑप्शन में दे दिया जाता है, जनरली जो नॉर्मल गलती होती है। और यह ह्यूमन नेचर है कि अगर हम किसी क्वेश्चन का गलत आंसर सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो ऑप्शन में है तो सोचते हैं जी हमसे अच्छा तो कोई होगा ही नहीं, लगा इसी को। अगर कहीं बगल वाले ने मना किया चुप कर, मेरा ऑप्शन मैच हो रहा है। क्योंकि हम करेक्शन कब करते हैं? जब हमारे ऑप्शंस मैच नहीं होते। ऑप्शंस मैच होने पर कौन करेक्शन करता है? बड़ा प्राउड फील होता है, हमसे अच्छा तो कोई होगा ही नहीं, हम इधर उधर भी देखना नहीं चाहते। तो चले, मैंने R पूछा है और यहां R फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6 है, तो हम अब क्या करेंगे, 6 को एक्सपेंड कर देंगे और यहां लिखेंगे R फैक्टोरियल। 3 इंटू 2 इंटू 1 को लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू R फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल के फोर्थ प्रॉपर्टी में मैंने आपको बता रखा है कि अगर LHS और RHS फैक्टोरियल की केवल एक एक वैल्यू गिवन है तो हम दोनों फैक्टोरियल की वैल्यू को कैंसिल आउट करते हैं और रिमेनिंग वैल्यू को इक्वेट कर देते हैं।
तो मीनिंग आर इक्वल टू यहां आ जाएगा आपका 3, मीनिंग डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, इन दोनों में आपको डिफरेंस बता दिया गया। किस क्वेश्चन में हमें फार्मूला कौन सा लगाना चाहिए यह भी आपको बता दिया गया। एक बार फिर हम इसे देख लेते हैं। कहीं भी अरेंजमेंट्स करने के लिए कहा जाए परमुटेशन, ग्रुप फॉर्म करने या सिलेक्शन करने के लिए कहा जाए वहां कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आपके पास 4 फार्मूलेज हैं। पहला फार्मूला क्या है? एनसीआर, n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये आपको कहां लगाना है? जब किसी क्वेश्चन में टोटल में से कुछ का सिलेक्शन करने के लिए कहा जाए या सभी का सिलेक्शन करने के लिए कहा जाए तो वहां हमें एनसीआर का फार्मूला लगा देना चाहिए, जिसमें n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, r जितने का आप सिलेक्शन करना चाहते हैं। दूसरा फार्मूला बताया गया एनसीआर इक्वल्स टू एनसी n माइनस r। ये कब लगाएंगे? जब कॉम्बिनेशन से रिलेटेड किसी क्वेश्चन में आपको एलएचएस आरएचएस की इंफॉर्मेशन दी जाए और उसमें किसी एक अननोन की वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है? एलएचएस या आरएचएस उसमें से किसी एक को एक्सपेंड कर दें और उस केस में जितने को लेकर आप ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं उसे इक्वेट करके अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। थर्ड फार्मूला बताया गया ये n+1 CR इक्वल्स टू NCR प्लस NCR माइनस 1। इसमें आप ये चेक कर लेंगे कि कौन सी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, फार्मूले से कंपेयर करें, एग्जैक्ट आंसर पा जाएंगे। और किसी भी क्वेश्चन में अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाए तो वहां हमें यह फार्मूला